अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर हमें बात करनी है। आपको पता है कि आज हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम होता है एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, उसमें और दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो अभी जो रिसेंट विज़िट हुआ है वज़ीर ख़ारिजा भारत के जो हैं जयशंकर साहब, उन्होंने विज़िट किया है अमेरिका का। और ये आजकल चूँकि हर जगह पे हम देखते हैं कि वर्चुअल विज़िट्स होती हैं या वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, तो ये उस लिहाज से इम्पोर्टेंट था कि वर्चुअल नहीं हुआ, फिज़िकली वो वहाँ पे गए और एक लंबा दौरा किया 5 दिन से भी ज़्यादा का। तो इसका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में कि एक स्टेलमेटेड कन्वर्सेशन हुई थी उनकी वैंग ही साहब के साथ, जो कि चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, अप्रैल 30th को। उसके बाद फिर इस विज़िट का होना और उसमें क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, वैक्सीन के अलावा भी। क्या ये एफपैक का था मामला? मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा ये इंडो पैसिफिक का था, और अगर इंडो पैसिफिक की बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि चाइना सेंट्रिक होगा। तो दूसरी बात ये है कि अर्जेंसी क्या थी? क्यों इतनी जल्दी डैश किया? जयशंकर साहब ने जाके वहाँ पे उनसे मुलाकात की और सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की, और ब्लिंकन से मुलाकात की, सलिवन से बात हुई, ऑस्टिन से मुलाकात हुई। तो ये बड़े-बड़े जो उनके नाम हैं इस वक़्त, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसमें। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे, और साथ-साथ आपको पता है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिलसिला चल रहा है लक्षद्वीप के जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, उस हवाले से। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये आर्किपेलागो है और ये 36 आइलैंड्स का है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे, जो कि साउथ वेस्टर्न साइड है मेनलैंड से, उस साइड है, और ये एक तरफ से थोड़ा-सा लगता है केरला की साइड को भी। तो इसका भी ज़रा देखेंगे कि इसमें वहाँ पे जो नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब गए हैं, उन्होंने जाके मुख्तलिफ स्टेप्स लिए हैं, जिसके ऊपर काफ़ी वहाँ पे लहदे हो रही है और क्रिटिसिज़्म भी हो रहा है। तो इसका सबका तजिया करेंगे और बात करेंगे जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, और उनसे बात। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, मॉर्निंग। गुड सर, थैंक यू, नाइस टू सी यू। एयर मार्शल साहब, जैसे मैंने कहा कि जयशंकर साहब का जो विजिट है, इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और ख़ास तौर पे इस बैकड्रॉप में कि कोविड में ज़ाहिर है कि वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं आजकल, और लेकिन वो फिजिकली वहाँ पे गए और इतना लंबा दौरा किया, सब जो टॉप ब्रास है उनसे मुलाकात की। तो एक तो ये कि अर्जेंसी क्या थी, और दूसरा ये है कि एक्चुअल पर्पस क्या था जो हमें नजर नहीं आ रहा, वो आप जरा उसको हमें डीमिस्टिफाई करें और प्लीज डीकोडिफाई भी कर दें। नहीं, हम कोशिश करेंगे। कोशिश तो हमारी जारी रहती है कि हाँ, काफ़ी वजह हैं। ये एक ही वजह नहीं है कि ये हमारी वैक्सीन की कमी हुई है तो उसको पूरा करने के लिए जयशंकर साहब को अमेरिका भेजा गया, यही एक वजह नहीं थी। मैं आपके नाज़रीन के सामने कई एक नज़र मेरे नज़रिए से कई मुद्दे हैं जिस पे बातचीत हुई है। पहला तो यह है, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि वो कोई ये काबीना, भारत की काबीना के पहले वज़ीर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो अमेरिका गए हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की 20 जनवरी के इनॉग्रेशन के बाद। मतलब 4 महीने और 10 दिन हुए हैं जब वो हो आए हैं। तो ये पहला कॉन्टैक्ट है। देखिए, वर्चुअल मीटिंग्स में ये प्रॉब्लम रहती है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती है कि सारा आलम देखता है। अगर आपके साइबर वॉरियर्स उसके लगे हैं, तो हर कॉन्वर्सेशन को वो मॉनिटर कर सकते हैं। फेस टू फेस मीटिंग, जैसे आपने फिजिकल मीटिंग की बात की, उस पे जो कोई भी खुफिया, जो कोई भी सेंसिटिव बातचीत करनी हो तो वो जाने से ही होती हैं, और कोई भी नहीं, वो वज़ीर खारजा हो, एंटनी ब्लिंकन हो, वज़ीर दिफा जॉर्ज लॉयड ऑस्टिन हो, या उनके डायरेक्टर नेशनल जो इंटेलिजेंस के हैं एवरिन हाइंस हैं, उनसे मिले हैं। राष्ट्रीय सलामती, कौमी सलामती के सलाहकार जैक सलिवन से मिले हैं। तिजारत के नुमाइंदे कैथरीन ताई, उससे मिले हैं। कोई भी जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं कांग्रेस का, वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन हों, सबसे मिले हैं। फॉरेन रिलेशंस के कमेटी के मेंबरान से मिले हैं। थिंक टैंक्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, बड़ा दिलचस्प इंटरेक्शन है वो, मैं आपके
नाज़रीन के सामने पेश करूंगा। मतलब मोटे मोटे अगर हम देखें, पहले ये देखिए, एक तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त उस सूरत हाल में हैं, एक तो द्वितरफी बाइलैटरल, उसके साथ मल्टीलैटरल कई तरफी, और तीसरे आलमी। ये तीनों को मिला के बातचीत गुफ्तगू होती आ रही है। वो फॉरेन सेक्रेटरी की नहीं, हमारे वजीर आजम की नहीं, इस वक्त तो वजीर खारजा के साथ हुई है। दूसरी, बाइडेन साहब ने खुद ही कहा है कि देखिए, हिंदुस्तान के साथ जब सारा ग्लोबल ऑर्डर देखें इस वक्त, हिंदुस्तान के साथ हम जो हिकमत अमली की एक हिस्सेदारी है, उसको कितनी गहराई हम देना चाहते हैं। वी वांट टू डीपन दैट रिलेशन। नाज़रीन जानते हैं, आपको मालूम है, इस वक्त सारे आलम में अगर नजर डाली जा रही है, वो इमर्जिंग रिलेशनशिप रिश्ते क्या हैं अमेरिका और हिंदुस्तान के, क्योंकि दूसरी साइड पे आप जानते हैं रूस और चीन है। तो ये रिश्ते एक तरीके की अहमियत रखते हैं। तीसरी जो है कि मल्टीलैटरलिज्म अब मेन अपने फ्रंट बर्नर में आया है। ट्रम्प साहब को तो कोई दिलचस्पी नहीं थी मल्टीलैटरलिज्म को, मतलब कई तरफियात, एक उर्दू का लफ्ज यूज कर सकते हैं, दो तरफी या बायलैटरलिज्म से मल्टीलैटरलिज्म में आए। और ये हिंदुस्तान की भी बात ये है कि जो सर्द जंग के बाद हम भी इंटरनेशनल ऑर्डर में थोड़े सेंसिटिव थे रूस और चीन के साथ। तो इस वक्त आप याद लीजिए 10 साल 15-20 साल पहले वो बैलेंस एक तरीके से मौजूद था, मगर रूस के कमजोर होने से और चीन के उभरने से अब वो ऑर्डर में एक बदलाव आया है, और अमेरिका और हिंदुस्तान को, भारत को कोई और ऑप्शन नहीं है कि एक दूसरे के रिश्ते आगे बढ़ाएं। तो इस पे ये एक और बात है कि कहा जाता है, नुमाइंदगार भी कहते हैं कि अमेरिका इज इन टर्मिनल डिक्लाइन, पर वो अब न उभरेगा नहीं, वो तो अब गिरते जाएगा, डूबते जाएगा। बाइडेन साहब ने इसको बिल्कुल अच्छी रिएक्शन दिखाई है कि हम डूबने वाले नहीं हैं, हम मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे, और इंतहाई मुकाबला होगा चीन के साथ, मतलब एक्सट्रीम कंपटीशन होगा। ये तो पहली बात है। जो आपकी टाइमिंग का आपने एक मुद्दा उठाया था कि ये इस वक्त क्यों गए, एक टाइमिंग का ये भी है कि सारे आलम में इस वक्त मुद्दा क्या है। एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, पहले कह रहा है कि ठीक हो, कोविड तो नहीं हुआ है, ये सारे आलम में है, ये एक सवाल है। उस सवाल को उन्होंने एक तरीके का मेन स्ट्रीम किया है इन गुफ्तगू में, जितने इतने लोगों से गुफ्तगू हुई है, वो ये है कि अगर हमने एक हिकमत अमली करनी है, इसको इसके खिलाफ कार्रवाई करने का, तो पहले तो है कि देयर शुड बी एक तरीके ताउन होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए ग्लोबल लेवल पे। आज एक मुल्क को होगा, कल परसों किसी और का होगा। तो इस पे अमेरिका और हिंदुस्तान एक तरीके की नई ग्रैंड स्ट्रेटेजी निभा रहे हैं कि हम दो मुल्क सारे आलम को एक तरीके से इस महामारी से दूर करने के लिए कदम उठाएंगे। ये बहुत अहमियत है। दूसरा जो है कि अमेरिका ने दूसरी लहर जो आई है, हमारी इतनी मदद नहीं की है, मगर अब मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और खासकर उन मामलों में जहाँ के मतलब आलम की जो एक तरीके के लचक है, रेजिलियंस है सप्लाई चेन्स की इन वैक्सीन्स के लिए, उसको और ही रेजिलियंट बनाना चाहते हैं। सप्लाई चेन आप जानते हैं कि कमी है। भारत की हिकमत अमली है कि कम से कम अगले 5-6 महीनों में 94 करोड़ की जो आबादी है, 137 करोड़ आबादी है भारत की, उनमें से 94 करोड़ से 100 करोड़ तक को अगले 5-6 महीनों में टीका लगवाएगा। दिस इज अ मैमथ टास्क। मेरे ख्याल में तारीख में ऐसा कदम नहीं निभाया गया है, और आपके पास, हमारे पास चारा भी नहीं है।
क्योंकि हालांकि कमी आई है, 4 लाख हर दिन का केस लोड अब 1.5 लाख पे पहुंच गया है, मगर लोगों की मौतें जो 4000 हर रोज होती थी अब भी 3600 तक पहुंचा गया है। मगर अगर इसको, और तीसरा जो इस पे खतरा है वो हमें तीसरी लहर का है। वो तीसरी लहर अगर आई, क्या हम तैयार हैं? इसके लिए अमेरिका की मदद बहुत जरूरी है। वो यही नहीं है कि बाकी बाकी ममालिक को भी हम मदद कर सकते हैं। आपको याद होगा, आप तो ट्रैक करते रहे हैं, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने जयशंकर को बता दिया जाने से पहले, हमारी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट कीजिएगा मदद। मतलब हिंदुस्तान एक इंटरलॉक्यूटर बना है। श्रीलंका से भी ये मैसेज आया है जयशंकर को, हमारे लिए भी मदद मांगे। तो मतलब हिंदुस्तान एक तरीके का नुमाइंदा बन रहा है आलम में, जो गरीब मुल्क हैं, क्योंकि आप जानते हैं काफी इनइक्विटी है वैक्सीन में। जो अमीर मुल्क ममालिक हैं वहां पर तो वैक्सीन आबादी को कर दिया है, मगर जो गरीब मुल्क हैं, तो ये एक तरीके का नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो अब 30 साल पहले था वैक्सीन के मामलों में, वो आगे जा रहा है। मगर अब दो दो पॉइंट्स हैं, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। 2 पॉइंट्स ये हैं कि देखिए, हमने उनसे वो ट्रिप्स का वेवर मांगा है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बाइडेन साहब तैयार हैं, मगर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक तरीके से अपनी सरकार को कह रहे हैं, हाँ आप सप्लाई कीजिए, हम प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई कीजिएगा, मगर स्टोर भी नहीं दे दीजिएगा, और जो तरीका है बनाने का वो भी मत दे दीजिएगा। डोंट सेल विद स्टोर आल्सो एंड माय रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक चुनौती है, चैलेंज है बाइडेन सरकार के लिए। क्या वो कैसे परसुएट कर रहे हैं कि इस वक्त की जो एक इमरजेंसी सूरत हाल है सारे आलम में, अगर अमेरिका आगे नहीं बढ़ता है मदद करने में, तो वो ये मौका चीन जरूर मानेगा और वो चीन रिप्लेस करेगा। तो इसीलिए दोनों ममालिक एक तरीके की आपके नाज़रीन कह सकते हैं एंटी चाइना स्ट्रेटजी है, वो नहीं है। मतलब दो ममालिक हैं, दोनों में जमहूरियत है, बड़ी ताजा इतनी पुरानी जमहूरियत है, तो ये आगे बढ़ सकते हैं। पर ये जो इसमें जो ट्रिकी सिचुएशन है एडवाइस साहब, वो एक तो ये है कि जो वैक्सीन की आपने बात की है, अमेरिकन साइड से भी अगर देखा जाए तो एक ट्रिकी सिचुएशन इसलिए है कि देखिए ना, सिर्फ अगर आप यू जस्ट टेक फाइजर वैक्सीन जो है उसमें 280 इंग्रेडिएंट्स हैं और उसमें 80 सप्लायर्स हैं एंड दे बिलोंग टू 19 कंट्रीज। अब उनके भी तो मसाइल है ना, वो सप्लाई जो चेन है वो उसको मेंटेन करना और उसको पहुंचाना इंडिया में, ये भी उनकी भी इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व हैं काफी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा कहा आपने, क्योंकि ये इसीलिए जयशंकर साहब ने तीनों मैन्युफैक्चरर्स के जो हेड्स हैं उनसे बातचीत की है, ये मसला आया है, और इसको राउंड अबाउट तरीके से हम कैसे दूर रख सकते हैं वो भी किया गया है। ये भी है कि कम से कम 8 करोड़ डोजेज तो एस्ट्राजेनेका है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, वो 8 करोड़ इस वक्त उनके स्टॉक पाइल में हैं। वो फैसला अगले 2-3 दिनों में लिया जाएगा। ये कहाँ जाएगा कि सारा का सारा हिंदुस्तान में नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका के बाकी आलम में, बाकी ममालिक में अपने कौमी इंटरेस्ट हैं, निफाद है, तो वो भी है। मगर इस वक्त जो कहा जा रहा है कि कम से कम इसमें से 30 से 40 करोड़ डोजेज, 3 से 4 करोड़ डोजेज जो हैं वो हिंदुस्तान को भेजे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन। अच्छा चलें, अब ये वैक्सीन वाला, जी प्लीज गो अहेड। और ये है कि मतलब एक तो रेजिलिएंट लचक वाली सप्लाई चेन है, दूसरा है जब तक आप हिंदुस्तान को पायदारी नहीं देंगे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की, जो आपने खुद ही सवाल उठाया है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो साजो सामान है जिसे रैंप अप की जा सकती है हमारी पायदारी, तो उसमें क्या है कि भारत और अमेरिका आलमी एक माहौल में अपने जो कौमी मिफाद हैं उनको एक तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को। क्योंकि अगर, इसीलिए मैं क्वाड के बारे में ये कहना चाहता हूँ, क्वाड का भी मसला
इस पे डिस्कशन में हुआ है वो क्या है कि यही नहीं है कि एक तो इंडो पैसिफिक एरियाज में पहले समिट हुई थी क्वाड की, आप जानते हैं उस वक्त ये फैसला लिया गया था इसकी जो पायदारी वैक्सीन की हिंदुस्तान में होगी, ऑस्ट्रेलिया लॉजिस्टिक्स देगा और अगर फाइनेंस मुआइश की जरूरत हो तो वो जापान देगा। तो उसको अब फ्रंट बर्नर पे लाया जाएगा क्योंकि ये भी मसला इस वक्त डिस्कस हुआ क्योंकि जब तक मैस वैक्सीनेशन नहीं होगी सारे इंडो पैसिफिक में और अगर अगर वो नहीं होता है तो सवाल उठाया जाएगा ये क्वाड है किस लिए। जो अब 4 ममालिक की सलामती की गुफ्तगू है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो उसके कुछ न कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए मेरे ख्याल में। इस वक्त आलमी सूरत हाल में ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा कि अगले इस साल में ही लास्ट एंड ऑफ दिस ईयर क्वाड की समिट हो 4-5 महीने में। इन्हीं 4-5 महीनों में जब तक अमेरिका और हिंदुस्तान कोई सारे आलम के मसलों का हल ना निकाले और जो ट्रैक रिकॉर्ड ना दिखाए तो क्वाड की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जाएगा आप किस लिए। और सबसे ज्यादा ये किया जा रहा है कि ग्रुपिंग की डेफिनेशन होगी, ये क्या करेगा। जैसे मैंने पहले उठाया था आप पुराने प्रोग्राम में देखे, सिर्फ अमेरिका का एक प्रॉब्लम है, हमेशा रही है, वो जानते हैं कि इत्तेहाद में काम कैसे करना है, अलायंस। हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम अलायंस पे कभी नहीं गए और ना जाएंगे, हम सिर्फ हिस्सादारी जानते हैं। अब इन दोनों को मिलाना है कि अमेरिका मतलब इत्तेहाद से हिस्सेदारी में कैसे आएगा ताकि दोनों ममालिक आगे बढ़ सके। एक और जो वक्त होने वाला है, मैं 2 मिनट और ले लूंगा। एक तो ट्रेड में काफी बातचीत हुई है कि कैसे रिफॉर्म हो जाएगा आलमी जो तिजारती ऑर्डर है कि ताकि जो प्रोटेक्शनिज्म ट्रंप के सामने आया था उसको दूर किया जाए। क्लाइमेट चेंज, मौसमी बदलाव की बात हुई है तो उस पर भी कहा गया है कि जब तक डेवलप्ड ममालिक डेवलपिंग ममालिक को फाइनेंशियल मुआशी मदद ना मिले दे दें तब तक। ये तो कोप 25 का आपको याद होगा समिट हुई थी 2015 में, ये मुद्दा उस वक्त भी था। तो ये भी लाया गया कि अगर क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ आपके नाजरीन को कहना चाहता हूँ, हम समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तो हम फंसे हुए हैं महामारी में। जब आपका क्लाइमेट चेंज का आलमी इम्पैक्ट होगा कोई मुल्क नहीं बचेगा। तो अगर हम इस वक्त कदम नहीं उठाते तो हम पीछे रह जाएंगे और खतरे ही खतरे मौजूद रहेंगे। अफगानिस्तान के बाद में हाँ जी, अफगानिस्तान की बात भी करनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने एक समिट का, क्वाड की समिट का जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि इसी साल ब्रिक्स की और एससीओ की भी मीटिंग होने वाली है, वो भी इंडिया होस्ट करने जा रहा है। जी हाँ, मैं भूल गया वो कहना कि इसी मतलब अगले 5 महीनों में एक तो ब्रिक्स और एससीओ की मीटिंग होगी और क्वाड की मीटिंग होगी और सारे की सारे मतलब जैसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी में सारा आएगा कि इन ग्रुप्स का होने वाला है। अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका ने एक तरीके से विश्वास रीएश्योरेंस दी है हिंदुस्तान की, क्यों उन्होंने एक तरीके की बेचैनी दिखाई हमारे वजीर खारजा ने कि हमें ये पिछले 2 दिहाइयों के जो गेन्स हैं, एडवांटेजेस हैं, ऐसा ना हो कि हम पूरे वो खो जाएंगे, खो दें वो एडवांटेजेस। जो लोग एक तरीके जमहूरियत आई है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हुई है, इलेक्शंस होते आ रहे हैं, बाकी जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं। मगर आखिर में मैं आपके नाजरीन को सिर्फ 1 मिनट लूंगा कि वहाँ एक हूवर इंस्टीट्यूशन है जहाँ अमेरिका के पुराने कौमी सलामती के सलाहकार मास्टर थे, तो उन्होंने बड़े बड़े जानते हैं जयशंकर को, मगर वहां जयशंकर बड़े कमजोर लगे मेरे नजरिए से, क्योंकि एक तरीके से पहले उन्होंने कहा है कि
इतनी इतनी दिहाइयों में कुछ नहीं हो रहा था, वो तो सिविल सर्वेंट रहे हैं इतनी दिहाइयों में, तो वो तो एक मेरे ख्याल में ठीक बात नहीं थी। फिर वो एक तरीके का क्रिटिसिज्म करते रहे कि वो लिपडार्ड्स का जो ये माहौल है, क्योंकि मैकमास्टर ने उनको डायरेक्ट सवाल पूछा, आप मुझे बताइए, उनका सवाल था, ये कोई ऑडियंस का सवाल नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या आपकी हिंदुत्व सियासत जो है, क्या आपकी सेक्युलरिज्म और जमहूरियत पे एक तरीके का कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट नकारात्मक मतलब नेगेटिव नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये देखिए सारे आलम में एक कंकॉक्टेड इमेजरी बनाई जा रही है, उनके अल्फाज हैं, क्योंकि ये सरकार ये इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, ये इस वक्त की जो सरकार है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जानती नहीं है, तो इसीलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारी गवर्नेंस का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। बिल्कुल मेरे दृष्टिकोण, मेरे नजरिए से देखो, बिल्कुल ठीक नहीं रहा है कि वो आर्टिकल 370 हो, वो सीएए हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो, या जो इतने 7 सालों में जो प्रोग्राम्स इस सरकार के रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स नहीं रहे, क्योंकि हर प्रोग्राम के पीछे कुछ, ये हम बात करेंगे जब लक्षद्वीप की बात होगी, तो मतलब इस थिंक टैंक की इंटरेक्शन में मैं बड़ी अफसोसी से साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जयशंकर साहब को कई दहाइयों से बड़ी क्लोजली जानता हूँ, एक तरीके की फैमिली समझता हूँ, मगर उस इंटरेक्शन में वो ठीक से अपने और हमारी कर नहीं सके, डिफेंड नहीं कर सके। ठीक, अच्छा, एक तो ये चीज है कि जो आपने बताई, मैं वैसे आप प्रीएम्प्ट कर लेते हैं हमेशा, मैं अभी कोई क्वेश्चन मैंने करना होता है वो आप उसका पहले ही जवाब दे देते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा हुआ कि आपने इसको क्लैरिफाई भी कर दिया। लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब कोई गवर्नमेंट, आपने कोई इनडिफेंसिबल गवर्नमेंट को आपने रिप्रेजेंट करना हो, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, खासतौर पे हाईएस्ट लेवल पे जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको डिफेंड करना, क्योंकि वो किस किस जगह पे जाके कैसे कैसे उसको डिफेंड करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता कई दफा। अब वो कैसे कि ये जस्टिफाई करेंगे कि जिस तरीके से लोगों को वहां पे मारा गया है, जिस तरीके से वहां पे मसाइल किए हैं, इवन अब JNK में देखें वहां पे जो मामला हुए हैं, बाकी जगहों पे, इवन ये महामारी के दौरान जो सिलसिला हुआ है, इसको कौन डिफेंड कर सकता है, और जिस तरीके से मिस गवर्नेंस हुई है। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ इस मामले में। तो हर एक आदमी के सामने एक एक्सक्रूशिएटिंग डिलेमा आता है, बिल्कुल गहरे दिल में, कि मैं क्या करूं। तो अगर इसरार कसाना को कल जैश ए मोहम्मद का हेड बनाएंगे, आपके ऑफर आता है कि आप जैश ए मोहम्मद के हेड हो कल से, क्या वो ओहदा संभालेंगे आप? या आपको सब जवाब देना है, मैं नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि ये डिलेमा तो आदमी का है। आपका डीएनए क्या है, आपका अंदरूनी जो दिलो दिमाग में जो आपके यहाँ थॉट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो उनको आप कैसे इंटरनलाइज करेंगे, क्योंकि आप तो सारी उम्र जिए, क्या उसको बिल्कुल उल्टा करवा देंगे? तो ये जयशंकर साहब ने जब ओहदा संभाला है, मुझे कोई शक नहीं है कि उनको पता था कि उनको अगर ऐसे सवालात आएंगे तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो मिनिस्टर बने हैं और बीजेपी के पार्टी के मेंबर हैं। अब तो बीजेपी पे पार्टी है, तो अब वो अपने जैसे खारजा सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी पुराने अमेरिका में एम्बेसडर रहे हैं, चीन में एम्बेसडर कहाँ नहीं रहे हैं, तो अब उन्होंने अब दूसरा एक, मतलब जैसे हम हिंदी यहाँ इंडिया में कहते हैं, ये नया अवतार है उनका, वो अवतार है बीजेपी के मेंबर। ठीक ठीक, अच्छा जी, अगर लक्षद्वीप की भी बात कर लेते हैं, ये जरा मुझे बताएं इरमाशी साहब कि ये वहां पे अचानक हमने देखा कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब गए हैं, उन्होंने जाके वहां पे मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं। एक तो ये थोड़ा सा जरा मैंने थोड़ा सा इनिशियली बताया भी था कि ये अरेबियन सी में ये जो आर्किपेलागो है 36 आइलैंड्स का, इसका थोड़ा सा जरा हमें लोकेशन के बारे में बताएं, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं,
और ये अब अचानक ये इतनी इंपॉर्टेंस इसको क्यों दी जा रही है कि बीजेपी ने अपना एक कॉन्फिडेंट जो मोदी साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं उनको वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भेज दिया है, तो इसकी क्या पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक रीजन क्या हो सकती है? नहीं देखिए, मैंने थोड़ा स्टडी किया है, कल से रिसर्च कर रहा था, मुझे पता था कि ये आप सवाल उठाएंगे। पहले है कि लक्षद्वीप कोई 36 जजीरे हैं, 32 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, छोटा एरिया है। अंडमान और निकोबार तो बहुत बड़ा एरिया है, तो इसमें 70,000 लोग रहते हैं। यहाँ का इस्लाम केरला से गया, इसको मालदीव के साथ कंपेयर करना मेरे ख्याल में, और इसमें जो वाइड मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है, 94% और बड़ी आइडियलिक कंडीशंस में इतनी मतलब हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, फिशरीज में हैं वहां पे। इकोलॉजिकल जो एक तरीके की फ्रेजिलिटी है, नाजुकी है, उसको पुरानी सरकारों ने समझा। इसमें स्ट्रेटेजिक कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे हाँ हवाई अड्डे हैं, मगर आइलैंड टेरिटरीज में है, तो थोड़ी सी सहलियात मतलब टूरिज्म जाता है वहां पे बड़ा सेलेक्ट। वहां पे भी क्या हुआ, क्या ये अचानक नहीं हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो थे हमारे वजीर आजम के दोस्त ही नहीं है, मगर उनके होम मिनिस्टर थे, वजीर दाखिला थे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, तो मतलब क्लोज है। उन्होंने किया क्या, मतलब यही तो अफसोसनाक बात है कि नए कानून शुरू कर दिए ड्राफ्ट में। वो ये है कि पहले के जो वहाँ का लैंडस्केप रहा है इतनी दहाइयों में, उसको अपेंड करने की कोशिश में क्या है कि लैंड एक्वायर किया जाएगा। जो लैंड और आइडेंटिटी और कल्चर, ये तीनों मैंने इतने प्रोग्रामों में आप में बताया है, हर जगह ये मुश्किल हो जाती है उनको। मतलब मेरे ख्याल में ये अकलमंदी से ये सवाल, दायनिश्ता तरीके से ये सवाल आगे नहीं लाए हैं, सिर्फ एक तरीके की अथॉरिटेरियन ट्रेंड से इसको शुरुआत की है। दूसरा है कि पिछले ये कहना कि यही यहाँ पे भी आर्गुमेंट है 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत है। राजीव गांधी वहां 35 साल पहले गए थे, वहां पे लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग चेयर कौन कर रहे थे? राजीव गांधी खुद कर रहे थे। ये देखिए, छोटा सा 70,000 लोग हैं, हिंदुस्तान में 137 करोड़ लोग हैं, क्योंकि फ्रेजिलिटी है, नाजुकी है उस एरिया में। और जैसे मैंने कहा कि आप एक लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन शुरू कर दिए कि आप जमीन को ले लीजिएगा, जैसे एक तरीके से कश्मीर के साथ ये कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है, ये तो मीडिया में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि लैंड बहुत जरूरी है, जमीन वहां की चाहिए, लोग कहाँ जाएं कैसे जाएं हमें कोई फिक्र नहीं, उस पर कोई दिलचस्पी नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर में किया था वही यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि वहां भी हम सड़कें बनाएंगे। ये मजाकिया बात है, पूरी सड़क जो वहां पे है वो 11 किलोमीटर है, उसको क्या क्या आप वाइडन करेंगे? कहते हैं सड़कों को वाइडन करेंगे, ट्रैफिक कहाँ है भैया, कहाँ से टूरिज्म कहाँ है वहां? तो एक और चीज है, वो जो वहां पे बैन किया जाएगा काउ स्लॉटर का, एनिमल्स का, वहां पे तो गायें हैं ही नहीं, काउज तो है ही नहीं लक्षद्वीप में। अगर हैं काउज, वो सरकारी फार्म में जो काउज है वहां है, और बीफ वहां कंज्यूम होता है। हम वो आज ही से नहीं, 500 सालों से लोग वहां बीफ खाते आ रहे हैं, और मछलियां लोग पकड़ते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये जो केरला की गवर्नमेंट है, केरला में भी बड़ी कंसर्न मौजूद है इस हवाले से। केरला का जाहिर है कि इसके साथ एक डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन जाहिर है कि हिस्टोरिकल लिंकेजेस तो उनके यहाँ पे बनते हैं। तो केरला वालों को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, केरला वालों के इसके साथ जोड़ना बहुत ही ठीक बात है, क्योंकि इस आर्किपेलागो में ये जो जजीरों का ग्रुपिंग है लक्षद्वीप में, यहाँ का जो हुक्मरान होते थे वो राजा होते थे जो कन्नूर में केरला में थे। अब
जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि यहाँ का इस्लाम केरला से आया। हिंदुस्तान में इस्लाम पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लाया, हिंदुस्तान ने इस्लाम पहले केरला में आया। केरला में आपको शायद ये मालूम भी नहीं होगा, क्रिश्चियनिटी भी पहले जो चर्च बना है वो केरला में बना है, यूरोप में कोई चर्च नहीं था। तो ये केरला से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि केरला की सरकार जो है हमेशा बड़ी प्रोग्रेसिव रही है, उनमें कोई हिंदुत्व के इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि केरला की सरकार से प्रॉब्लम्स हैं मोदी साहब को, तो कहीं ये वो लिंक तो नहीं है? जरूर है इसमें, और क्या। मुझे पता नहीं है कि क्या ये मोदी सरकार की डायरेक्शंस पे हुआ है, मुझे जानकारी नहीं है, मगर क्योंकि वहां के जो मुंतजिर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल, वो मोदी साहब के बड़े करीब दोस्त रहे हैं, उनके होम मिनिस्टर रहे हैं। उनका ये काम करना, मुझे जहां एडिटोरियल्स में, मैं आपको आपके नाज़रीन को याद दिलाना चाहता हूं कि नेशनल डेलीज में एडिटोरियल्स में इस पे बहुत ही खिलाफत हुई है, बहुत मतलब क्रिटिसिज्म हुआ है, नुक्ताचीनी हुई है कि वो क्यों कर रहे हैं, बड़ा डेलिकेट एरिया है, अच्छा चल रहा था। तो ये एक तरीके नुक्ताचीनी ये की जा रही है कि कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से वहां आप इस बड़े सेंसिटिव इलाके को कहीं आप कमर्शियली आपको लीज आउट तो नहीं कर रहे हैं। अब वो होटेलियर्स आएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, तो जो लोकल आबादी है उस पे असर गहरा, वो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं, एमिनेंट सिटीजन रहे हैं। आज के हिंदू में वजाहत हबीबुल्ला जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, 35 साल पहले राजीव गांधी के साथ थे, उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया है कि ये कर क्या रहे हैं। आप वहां पे प्रोहिबिशन को जो बैन था, वो लोग वहां पे शराब नहीं पीते हैं। बंगारा में एक जगह है जहाँ कोई अनइनहैबिटेड है, कोई लोग मौजूद नहीं है, वहाँ एक्सेप्शन की गई थी। अभी इन्होंने जाके वो लिकर भी वहां पे कह दिया कि ठीक है, इजाजत है। वो जो बैन था वो हटा दिया। मतलब जब सबक क्या है, 2 सबक मैं लेता हूँ टेक अवे। पहला है कि अगर इस वक्त यहाँ पे हिंदुस्तान में अथॉरिटेरियन सरकार है, अगर वो मेजॉरिटेरियन फोर्सेस को एक तरीके की सहमति देती है, मगर जमहूरियत भी मौजूद है। अब एक छोटा सा 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और हिंदुस्तान जहाँ 70,000 लोग रहते हैं, अगर 5 नेशनल डेलीज में इसमें क्रिटिसिज्म की जाती है, तो मौजूद है हमारी जमहूरियत, इस पे सवाल मत उठाइए। सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर जमहूरियत ग्रास रूट्स पे हैं, वो इसमें बदलाव लाने नहीं देंगे। और यही सबक बाकी आलम के लोग, मुल्कों, ममालिक के लिए है कि जमहूरियत को बरकरार रखिए, जो कुछ भी होगा आवाज उठाइए, जलसे कीजिए। आपको याद होगा कि जब सीएए के अगेंस्ट दिल्ली में राइट्स हुए थे, उस वक्त एक 90 साल की खवातून थी, 90 साल की दादी, उसका दादी का नाम अभी भी लिया जाता था, उसके हाथ में हिंदुस्तान का झंडा था, मगर वो हटी नहीं वहां से। वो जमहूरियत है। जमहूरियत वही, सही बात। चलें, ये तो अपने टेक अवे फाइनली बहुत अच्छा दे दिया, और जमहूरियत के लिए हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए, और जमहूरियत के जो समराज जिनको हम कहते हैं फल है, वो भी हमें मिलना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है कि जमहूरियत कुछ ना कुछ प्रोड्यूस भी करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, आपके साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Hats off to you for your wonderful and insightful analysis, sir. Thank you very much. See you soon. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया।